नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे देश में गेहूं की कमी को लेकर जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। सवाल यह है, क्या देश में गेहूं की कमी है? केंद्र सरकार की ओर से विदेशों में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। गेहूं की कमी के चलते रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स रहती हैं। उन प्रदेशों के अंदर आज गेहूं को लेके लाले पड़ गए देश में। सरकार को अपनी रेशो बदलनी पड़ रही है और जहां पे 75% गेहूं भेजा जाता था पीडीएस में राशन डिपो पे और 25% चावल भेजा जाता था, वहां पे रेशो बदल दी 60-40। और इसमें बहुत सारे प्रदेश, 10 प्रदेश मुख्य तो जहां पे गेहूं का आवंटन का भारी कटौती सरकार ने करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतना कम बफर स्टॉक हो गया देश में गेहूं का, जो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में लें तो 15 साल में और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से लें तो 50 साल में इतना कम गेहूं का खाद्यान्न का भंडारा नहीं हुआ। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यहां ये प्रभावित प्रदेश हैं मुख्य तो, जहां पे गेहूं की जितनी आवंटन थी सरकार ने कहा कि आवंटन नहीं करेंगे। तो आप दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे। गेहूं की कमी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उधर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कह रहे हैं कि दरअसल अनाज की कमी है ही नहीं। सुनिए आप। अब दीपेंद्र हुड्डा जी किस वजह से, किस आकलन से ये बात रख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कोविड के बाद गरीबों के लिए 80 करोड़ देश की जनता को 5 केजी पर पर्सन दे रहे हैं और इस साल के एंड तक दे रहे हैं। गेहूं है तो दे रहे हैं, अगर गेहूं ना होता तो कैसे देते? इसलिए कौन सी किताब से उन्होंने पढ़ा है कि आज गेहूं ख़त्म है? आज भी गेहूं का पूरा स्टॉक है और भारत के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। इसलिए दीपेंद्र जी, आप वो थे जब सुषमा स्वराज जी के सामने लोकसभा में भी आलू को तोरी बता रहे थे। इसलिए आपको ज़्यादा इतना, किसान का नाम जरूर लेते हो परंतु किसान के विषय में अभी भी आपकी पूरी जानकारी नहीं। तो सरकार ने मई महीने से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अब ऐसे में अगले सप्ताह से आटा और मैदा के निर्यात पर भी रोक लगेगी। पिछले 5 सालों में कितना गेहूं निर्यात हुआ है, यह आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। 2017 से 18 में 3.20 लाख टन गेहूं निर्यात हुआ। 2018 से 19 में 2.30 लाख टन, 2019 से 2020 में 2.19 लाख टन गेहूं निर्यात हुआ। 2020 से 2021 में 21.55 लाख टन और 2021 से 2022 में 70.55 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ है। तो पिछले 5 सालों का ये पूरा हिसाब जो कि भारत से दूसरे देशों में गया, यानी कि 5 सालों में गेहूं जो निर्यात हुआ, इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो लगातार जो स्टॉक में गिरावट आ रही है, सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है या फिर जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट है और इसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, इसको भी आप समझिए। मई 2021 525.65 लाख टन स्टॉक में था। उसके बाद जून 2021 602.91 लाख टन, जुलाई 2021 में 603.56 लाख टन, इसके साथ ही अगस्त 2021 में 564.80 लाख टन और सितंबर 2021 में 517.87 लाख टन। ये स्टॉक आपको हम गेहूं का बता रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 2021 में 468.52 लाख टन, नवंबर 2021 में 419.81 लाख टन, दिसंबर 2021 में 378.53 लाख टन गेहूं स्टॉक में था। और इसके बाद जनवरी 2022 में आइए, यहां पर संख्या घट गई, 330.12 लाख टन गेहूं स्टॉक में रहा और उसके बाद और संख्या ही घटती है।
मार्च 2022 की बात करें तो 234 लाख टन, अप्रैल 2022 में 189.90 लाख टन और मई 2022 में 303.46 लाख टन गेहूं स्टॉक में रहा। थोड़ा सा बढ़ोतरी मई में हुई, लेकिन अप्रैल तक आप देखिए कैसे लगातार स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये मई 2021 से लेकर अब तक के आंकड़े हमने आपको बताए हैं। अप्रैल तक गिरावट आई और उसके बाद मई में थोड़ा सा चढ़ाव जरूर आया। और देखिए चौंकाने वाली बात क्या है कि गेहूं पैदावार को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन 5 सालों को आप देखिए बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। 2017 से 18 में आप देखिए 998 लाख टन था, इसके बाद 2018 से 19 में 1036 लाख टन हुआ, उसके बाद 2019 से 20 में 1078 लाख टन हुआ, 2020 से 21 में 1095 लाख टन हुआ, 2021 से 22 में 1113 लाख टन। यानी कि ये गेहूं की पैदावार है। एक तरफ पैदावार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ स्टॉक भी कम हो रहा है और निर्यात पर रोक लगानी पड़ रही है, क्योंकि स्टॉक में नहीं है गेहूं और इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए 2017 से लेकर और अब तक की कि आखिर पैदावार गेहूं की किस तरह से हो रही है। एमएसपी पर कितना गेहूं खरीदा गया ये भी आप समझिए। 2017 से 18 में नीचे से आप चलिए 308.24 लाख टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया। 2018 से 19 में 357.95 लाख टन, 2019 से 20 में 341.32 लाख टन गेहूं खरीदा गया। 2020 से 21 में 389.22 लाख टन, 2021 से 22 में 433.44 लाख टन, 2022 से 23 का आंकड़ा हम देखें तो 178.01 लाख टन की खरीदारी एमएसपी पर गेहूं की अब तक हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है गेहूं, ये भी आप समझिए। चूंकि सबसे ज्यादा जरूरत गेहूं की पड़ती है, इसलिए इतनी किल्लत भी देखने को मिल रही है। हर साल 6020 लाख टन से ज्यादा खपत गेहूं की होती है। चीन में सबसे ज्यादा गेहूं की खपत होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल गेहूं का होता है वो चीन में होता है। गेहूं की खपत में दूसरे नंबर पर भारत है। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चीन के बाद सबसे ज्यादा जो उत्पादन है गेहूं का वो भी भारत में होता है। भारत गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है और आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए भारत का सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो बांग्लादेश जाता है। सबसे ज्यादा निर्यात भारत से गेहूं सबसे ज्यादा खाए जाने वाला चूंकि अनाज है, इसके साथ ही खपत जो है सबसे ज्यादा वो चीन में होती है, उसके बाद भारत में होती है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश गेहूं भारत से भेजा जाता है और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश भी दूसरे नंबर पर है। खपत में दूसरे नंबर पर है गेहूं की भारत, और चीन के बाद सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो भी भारत में गेहूं का होता है। और भारत गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करता है और सबसे ज्यादा निर्यात सभी देशों के कंपैरिजन करके अगर हम देखें तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गेहूं भारत का जाता है। तो ये ग्राफिक के जरिए पूरी जानकारी अपने आप को समझाइए कि आखिर स्टॉक में स्टॉक के जो आंकड़े हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं 5 सालों के भीतर के। और चलिए आज की बड़ी बहस से शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। देखिए सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल आप समझिए। क्या देश में गेहूं का संकट है? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने गेहूं के संकट को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। सवाल यह भी है कि राज्यों के कोटे में कटौती की तैयारी की जा रही है, जिस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। सवाल यह भी है कि आखिर गेहूं के स्टॉक में लगातार गिरावट कैसे आ रही है? अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो फिर गिरावट कैसे स्टॉक में हो रही है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ललित नागर, पूर्व विधायक भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ललित जी आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता हैं रजत पंजेटा। रजत जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं? चंद औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूरों का शोषण कर रही है बीजेपी की सरकार। आपका पहला रिएक्शन। दीपेंद्र हुड्डा किसानों को भ्रमित करने वाले अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गेहूं के मामले में भी किसान को गुमराह करके, किसान को भड़का करके, किसान को गलत सूचनाएं दे करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वे तथ्यों के खिलाफ जाएंगे, वो सामने पड़ी जानकारी को भी छिपाएंगे
और कुछ ऐसा फैलाने की कोशिश करेंगे मीडिया का दुरुपयोग करके जो वास्तविकता नहीं है। भारत में इस समय जो गेहूं के स्टॉक्स हैं केंद्र सरकार के पास, जो रिजर्व्स हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उतने नहीं हैं जितने पूर्व के वर्षों में रहते थे। उसके कारण साफ हैं कि फसल कुछ इस बार हल्की हुई है जी, और उसके कारण थोड़ा स्टॉक घटा है। सरकारी परचेज आज भी सरकार कर रही है। देश के अनेक मंडियों में परचेज की प्रक्रिया अब तक जारी है। जो किसान बेचने के लिए मंडी में आएगा उसका समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए हम आज भी तैयार हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि एक फसल कुछ कम हुई है और कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इस उम्मीद में कि दुनिया में गेहूं का संकट है, डिमांड होगा, उससे कुछ लाभ कमाएंगे, थोड़ा बहुत अपना गेहूं भंडारण भी किया हो। ये उनका अधिकार है नागरिकों का। हाँ। उनमें किसान भी हो सकते हैं, ट्रेडर भी हो सकते हैं। परंतु हकीकत ये है कि मैं एक आंकड़े के साथ अपनी बात को सपोर्ट करना चाहूंगा। 2016 में देश में कोई गेहूं का संकट नहीं था। खेत में फसल अच्छी थी, प्रोक्योरमेंट सामान्य थी, कोई कोविड का संकट नहीं था, कहीं कोई युद्ध नहीं हो रहा था। उस समय 2016 की जनवरी में 233.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं वो हमारे भंडारों में था। और इसी साल जून के महीने में यानी 2016 में ये आंकड़ा था 326 लाख मीट्रिक टन। इस साल जनवरी में 330 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे भंडार में था, उससे थोड़ा ज्यादा। और आज की तारीख में यानी इस महीने में, जून का आंकड़ा मेरे पास है, हाँ। हम जुलाई के शुरुआत में हैं, तो जून के माह का आंकड़ा मिनिस्ट्री की, मंत्रालय की वेबसाइट पर जो दर्शाया गया है, दीपेंद्र उसे पढ़ लेते, हाँ। तो वो है 311 लाख मीट्रिक टन। हाँ। कोई ऐसा परिवर्तन आ गया हो स्टॉक्स में, रिजर्व्स में, जिसपे ये कह दे कोई सांसद खड़ा होकर के कि आधा गेहूं रह गया, प्रलय आ जाएगी, हाँ। संकट कोई बहुत बड़ा सामने खड़ा है, ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार राजनेता की तरह बर्ताव करना चाहिए, तथ्यों और आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, और कोरी राजनीति, और वो भी किसान के नाम पर, पहले किसान के नाम पर किसानों को गुमराह करके सत्ता में रह चुके हैं, दोबारा किसान को भ्रमित करना चाहते हैं। ये जो स्टाइल है ना राजनीति का, ये किसान विरोधी है, ये हरियाणा विरोधी है। और सबसे बड़ी बात, जो नई पीढ़ी के पॉलिटिशियन हैं, जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, इस देश की जनता, इस देश का मतदाता, हरियाणा का मतदाता उनसे इस बात की उम्मीद करता है कि वो पुराने लोगों की तरह गुमराह करने की सियासत छोड़ करके थोड़ा सा ईमानदार हो जाएं। आलू को आलू कहें, हाँ। घिया को घिया कहें, तोरई को तोरई कहें। ठीक है। ललित नागर साहब से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ललित नागर जी, देखिए संकट है, इस बात को तो बीजेपी भी मान रही है, केंद्र सरकार भी मान रही है, क्योंकि निर्यात पर रोक है। संकट नहीं है सर, निर्यात पर तो रोक लगाया है ना हमने। हाँ, निर्यात पर रोक हमने सावधानी के तौर पर लगाई है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे रोक एक सावधानी के नाते। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर ललित जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर। दरअसल बीजेपी ये कह रही है, वीरेंद्र चौहान ये कह रहे हैं कि आप आंकड़ों के जरिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स देश के लिए बेहतर नहीं है। ललित जी देखिए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र जी बोल रहे थे, खुद ही तो ये कहते हैं कि कोई संकट नहीं है, और खुद ही ये मान भी गए कि ये संकट है, थोड़ा संकट है। कहते हैं फसल कम हुई है, कुछ खरीद कम हुई है। सच बात यह है कि आज कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने स्वयं केंद्र की सरकार को लेटर लिखे हैं कि हमारे को आप गेहूं भेजिएगा, हमें गेहूं दीजिएगा, हमारे यहाँ स्टॉक कम हो गए हैं। वो लेटर तो हमने नहीं लिखे आए, वो लेटर तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिखवाए हैं, वो लेटर तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं लिखवाए हैं। फिर क्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, और खासकर मैं यूं कहूं कि 8 प्रदेश तो इस तरह के हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं,
जी। वो मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ पे गेहूं कम है और गेहूं हमारे लिए भेजिएगा। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि गेहूं का संकट नहीं जी। है? अभी आपने इसके सामने बैठकर देखा होगा टीवी पे भी कि इस वर्ष सबसे कम, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम स्टॉक है। और ये स्टॉक कम क्यों है ये मैं बताता हूं। एफसीआई और दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसी ने जिन दिनों गेहूं की खरीद हो रही थी, इन्होंने गेहूं की खरीद नहीं कराई जी। और जो खरीद कराई वो इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट करने के बाद जब इनको ये पता लगा कि हमारे भारत में हमारे लिए ही संकट आने वाला है, तब इन्होंने खुद ने एक्सपोर्ट रोका। अगर संकट नहीं है या गेहूं की कमी नहीं है तो आपने एक्सपोर्ट क्यों रोका? और रही बात, आप अभी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह दीपेंद्र हुड्डा राजनीति करते हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या पता, वो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के लिए हमेशा वो तत्पर तैयार रहते हैं। ब्रेन जी आऊंगा सर, एक बार सुन लीजिए पहले। वो किसान के बेटा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी ने भी, उनके दादा ने भी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। और आपकी पार्टी ने भी उनके जो किसानों के लिए जो पिछले कमेटी के जो नियम बनाए थे, आपकी पार्टी ने भी पिछले दिनों उन नियमों को माना था। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह ये राजनीति करते हैं? और रही बात ये कि अभी मनीष ग्रोवर जी आप कह रहे थे कि तोरई को तोरई और आलू को आलू कहते हैं। अरे उनकी कई पीढ़ी किसान करते हो गए, जमींदार आदमी हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो कोई नहीं कहता इस बात को। और ये तुम्हारे ही प्रवक्ता और तुम ही लोग आलू को गेहूं उसके सिक्के बना देते हैं कि ये सोने के सिक्के। और अभी अभी ताजा उदाहरण है, आप लोगों ने राहुल गांधी जी की स्पीच को और बात को तुमने घुमा फिरा के किस तरह से कर दिया था, ये सारा देश जानता है इस बात को। ठीक है, चलिए आऊंगा सर, आऊंगा रजत जी से कमेंट पे ले लूं। रजत जी, आखिर क्या वजह आपको लगती है? सर उत्पादन तो हो रहा है, भरपूर उत्पादन बढ़ रहा है सर, पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्टॉक लगातार कम हो रहा है। असल वजह आखिर इसकी क्या है? क्या असल वजह है जो कि अब आटा और मैदा को भी रोकने के लिए बैन कर दिया गया है? सीधी बात इसमें यह दिखाई देती है कि उत्पादन, अगर हम आपका आखिरी जो आपने ही आंकड़े दिखाए, किस 22 में 1113 लाख मीट्रिक टन हमारा उत्पादन था जी। उसके बाद हमारी एमएसपी पे अगर हम खरीद देखें तो हमारी एमएसपी पे खरीद जो रही है वो 2021 में 433 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2022-23 में 178.1 लाख मीट्रिक टन, यानी हमने एमएसपी पे खरीद की ही नहीं, ना के बराबर की। वो क्या सरकार को इस बारी किसान को जो आय दुगनी की बात करते थे, अगर किसान को सरकार 400-500 रुपए का बोनस दे देती तो डायरेक्टली किसान सरकार को नहीं बेचता जी। बाहर बेचने की बजाय वो सरकार को बेचता, तो सरकार का जो ये स्टॉक है वो बढ़ता। लॉजिक है, अगर किसान को कभी फायदा तो कभी होता ही नहीं। आपको पता है तेल कितना महंगा हुआ बीच में जी। तो जीएसटी लगा फर्टिलाइजर्स पे, जब टाइम पे खाद नहीं था, ऊपर से जब मौसम की मार पड़ी तो बेमौसमी बरसात की वजह से वो दाना सुकड़ गया, थोड़ा दाना श्रिंक हो गया, वेट भी कम हुआ उसका। तो और सरकार को ये देखते हुए सरकार ही अगर 400-500 का बोनस देती, सरकार खुद खरीद करती बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स की बजाय, तो हमारा इस बार भी स्टॉक बढ़ता। और जबकि यूक्रेन क्राइसिस थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, रशिया और यूक्रेन के जो क्राइसिस थे वहां डिमांड बढ़ी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी। तो जब डिमांड बढ़ी तो सरकार ने किसान को देने की बजाय जो इनके उद्योगपति जो मित्र हैं, अब तो सुनने में आया अडानी विश्व के 5वें नंबर के, एशिया के नहीं, विश्व के 5वें नंबर के सबसे अमीर बन गए हैं। आज ही की खबर है वो, वॉरेन बफेट को भी उन्होंने छोड़ के उसको भी सरपास कर लिया है। तो अब आप देखिए, अगर आप आटा खरीदने जाएं जो खुद खरीदते हैं, पिछले 6-7 महीने में आटे के दाम लगातार कभी 15 रुपए 20 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर्च्यून आटा है, फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल है, अगर आप उसको पीछे पड़े तो वो अडानी एग्रो का प्रोडक्ट है। तो दाम क्या है, वो आम जनता की मार किस पे पड़ रही है? आम जनता पे पड़ रही है। और किसान को उसका इन्होंने बोनस नहीं दिया। तो सरकार ने अगर बोनस दे देती तो किसान को भी
उसकी जो भरपाई हो जाती थोड़ी और सरकार का भी स्टॉक बढ़ जाता। ठीक है। अब जहां तक जिन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री, उसमें बिहार भी है, उसमें झारखंड भी है, उसमें महाराष्ट्र भी, अब तो भाजपा का ही कहेंगे महाराष्ट्र भी, तो उन्होंने लिखी है ये सारे के सारे जो भी उन्होंने लिखी है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, अगर हम एक्सपोर्ट को देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है। 2017 से 20 तक मात्र 2 या पॉइंट कुछ या 3% के आसपास हमारा एक्सपोर्ट रहता था। उसके बाद वो 21.55 हुआ 20-21 में, और 21-22 में वो बहुत ही एस्टोनिशिंग, जिसे एक कहते हैं उसका राइज हुआ, वो 70.55%। जो एक्सपोर्ट हमारा इतना प्रतिशत बढ़ गया, यानी हम पिछले साल से जो है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं इंटरनेशनल, जहां पे भी अगर आप कर रहे हैं, अब जाके आप बैन लगा रहे हैं, क्योंकि अब अपने ही देश में जब खाने के लाले पड़ रहे हैं, जब वो माल किसान को भी महंगा खरीदना पड़ रहा है। अब देखिए आपने क्या हुआ, अब 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ, 18 जुलाई से अब क्या है, अब ये आटे के ऊपर भी 5% इन्होंने जीएसटी लगा दिया। अब ये सारी के सारी जो चीजें हैं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, जो आम मध्यम वर्ग की जैसे मार पड़ती है, कोरोना काल में आमदन घटी, किसान की भी घटी, कोई बोनस नहीं मिले किसान को, और ऊपर से बहुत किसान को बेमौसमी बरसात है, कहीं बारिश हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं बीमारियां लग गई, कहीं और सरकमस्टेंसेस होते हैं जो किसान का जो नुकसान हो जाता है। तो देखिए उसके बावजूद भी फायदा ना किसान को, ना मध्यम वर्ग को, फायदा हुआ उद्योगपतियों को, और उसमें सरकार ने भी कहीं ना कहीं। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल। आकाश जिंदल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सर, आपके पास मैं आऊंगा और विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करूंगा, और ताजा जो हालात हैं उसको भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र चौहान जी, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। सर, आप जवाब देना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर, इसके साथ ही हम सुन रहे थे पी चिदम्बरम को, उन्होंने कहा कि आपको इस पॉलिसी को रीसेट करने की जरूरत है। आपका जो दूरदर्शिता का अभाव है उसका ही ये नतीजा है कि यहां पर अब गेहूं की कमी पड़ रही है और संकट गहरा है भारत के अंदर। देखिए, एक बात अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे रजत जी ने कहा कि खाने के लाले पड़ रहे हैं जी, भारत के सामने खाने के लाले पड़ने जैसा कोई संकट नहीं है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको कहूंगा ये आपराधिक षड्यंत्र जैसी बात है। हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं गेहूं के। राज्यों ने अगर अपने स्टॉक में वृद्धि के लिए लिखा है तो उनको पर्याप्त मिलेगा, निश्चिंत रह सकते हैं वो। हमारे पास आज केंद्र के भंडारों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है, गेहूं है, कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है। रही बात चिदम्बरम की या दीपेंद्र हुड्डा की या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि को कभी दूरदृष्टि कहा? भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति की आज तक सराहना की जो आज ये करेंगे या आज ये प्रमाण पत्र देंगे? ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की किसी भी सरकार, पिछली सरकार, उससे पिछली सरकार या कभी भी जब वो सत्ता में रहे, उनसे बेहतर किसान हितैषी निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार लिए हैं। ठीक है। तो जो किसानों के पक्ष में खड़े हैं, उनको कुछ नकली किसान भ्रमित करके लोगों को किसान विरोधी साबित करना चाहते, मैं तथ्यों पर उनको चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है। किसान को किसान सम्मान निधि हमने दी, ठीक है। किसान की परचेजिंग की, फसल की खरीद की बढ़िया व्यवस्था हमने की। चलिए, मैं इस पर आऊंगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर, इस पर और आऊंगा। ललित जी एक छोटा सा कमेंट अपना देना चाह रहे हैं, ललित जी बोलिए, उसके बाद में आकाश जी आपके पास आ रहा हूं। I won't wait that much. अगर आपने मेरे व्यूज लेने हैं तो you have to take my views. I can't wait. ठीक है सर, मैं आपके पास आ जा रहा हूं। ललित जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आप रुक जाइए। आकाश जिंदल जी, सर ये परिस्थितियां आखिर क्यों बन रही हैं? बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सवाल है मेरा, इसमें सारा कुछ आता है। आकाश जी देखिए, कुछ सच्चाइयां हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए ग्लोबली वीट की डेफिशिएंसी हुई। जब ग्लोबली वीट की डेफिशिएंसी हुई तो मेरे हिसाब से हमारी सरकार का निर्णय सही था जी, वीट को एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर ग्लोबली किसी चीज का प्राइस बढ़ता है और हमें उसको बेच के फॉरेक्स आता है तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व्स हमें बढ़ाने हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आया
जो एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से वीट की प्रोडक्शन उतनी नहीं होगी जी। उसमें भी मैं कहूंगा गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया। वीट के एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया। मेरे हिसाब से दोनों मूव सही थी। पहले देखिए, फॉरेक्स कमाना, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे लिए जरूरी है। आज हमें नहीं भूलना चाहिए डॉलर का प्राइस जो है 79 रुपीज से ऊपर है, और डॉलर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत आम आदमी को ही होगी, क्योंकि उसके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब उसके बाद जब सर्कमस्टांसेस इस तरह के हुए कि वीट की प्रोडक्शन में कुछ कमी थी, ये चीज एक ऐसी है, आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हीट की वजह से, वेव की वजह से, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। बट मेरे हिसाब से डेफिशिएंसी जैसी कोई चीज नहीं है, बट फिर भी मेरा ही मानना है कुछ प्रिकॉशन सरकार को लेनी चाहिए स्टॉक पाइल्स को लेके, या जो उसको स्टॉक कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, कोई होर्डिंग अगर करने की कोशिश कर रहा है, या पीडीएस में क्या वीट की जगह राइस दिया जा सकता है, इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए। तो आई थिंक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बट यस, दूसरा ये भी है कि वीट में से जो फ्लोर या आटा निकलता है उसमें भी कुछ ना कुछ शायद कमी आई है, तो उसकी तरफ भी देखना होगा, क्वालिटी की तरफ भी हमें जो है एफर्ट करना होगा। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं कमी रही है, बट आई थिंक सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल जहां तक वीट की बात है। देशवासियों के भोजन के लिए मेरे हिसाब से समस्या नहीं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ललित जी, दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध, उसकी वजह से परिस्थितियां बनी हैं, और दूसरा ये कि एमएसपी से ज्यादा दाम बाजार में किसान को मिलना और एफसीआई के पास कम अनाज होना, ये एक बड़ा कारण है। ये दो बिंदु पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। देखिए, जिन दिनों फसल उठ रही थी, मंडियों में गेहूं जा रहे थे, आपने देखा होगा कि रोजाना टीवी पे आता था कि 8-8, 10-10 दिन वहां जमींदार अपने गेहूं को लेकर बैठे रहते थे, और ये सरकार खरीद नहीं रही थी जी। जब इस सरकार ने नहीं खरीदा तो बाहर के प्राइवेट लोगों ने, खासकर इनके कई ऐसे घराने हैं जो चंद घराने हैं जिनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों ने आके बीच में वो गेहूं खरीद लिया। इस वजह से ये गेहूं की खरीद कम हुई, इनका स्टॉक कम हुआ, और जब इन्होंने देखा कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास कम है, तब इन्होंने ये रोका। और पिछले अभी 2 मिनट पहले मेरे एक साथी ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि बीजेपी तो किसान हितैषी है। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा बीजेपी अगर किसान हितैषी है तो हरियाणा में और या उत्तरी भारत में 1.5 से 2 साल किसान क्यों बैठे रहे? और अगर कुछ किसान नकली बता रहे थे आप लोग कि नकली किसान उनमें बैठ गए, तो आप उन नकली किसानों के दबाव में क्यों आ गए? फिर आपने वो 3 कृषि कानून वापस क्यों ले लिए? और उसमें भी आपने धोखा दिया किसानों को। आपने उन दिनों एक कमेटी बनाने का वादा किया था, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ मीटिंग हुई थी, और उसमें आपने ये वादा किया था कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाकर और आपकी मांगों को हम मानेंगे। लेकिन आपने उसमें भी धोखा किया, आज तक कोई मांगे नहीं मानी। आपके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि 2022 तक हम आय को दुगनी कर देंगे। आज 2022 जुलाई चल रही है, कहां किसानों की आय दुगनी हुई? एमएसपी लागू कर देंगे, कहां एमएसपी लागू हुई? ये आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिस तरह से आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसी तरह से आपने किसानों को और मजदूरों को भी धोखा देने का काम किया है। आपने उन किसानों को झूठ बोलकर उठा दिया, झूठ बोलकर ये कह दिया कि हम कमेटी बना रहे हैं और आपकी इन 3 मांगों पे बात करके और इनको लागू करने का काम करेंगे। आज कितने दिन हो गए, आज आप तक कहीं नहीं हुई। सबसे ज्यादा किसान अगर दुखी है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी है। ये जीता जागता उदाहरण। जब भी मंडियों के अंदर, सुनिएगा, अभी मैंने आपको सुना था, जब भी मंडियों के अंदर अनाज की खरीद होती है, 1-1 हफ्ता 10-10 दिन दुर्दशा होती है किसान की। आप बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। किसान हितैषी कांग्रेस पार्टी थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। कभी भी किसानों की इस तरह की दुर्गति ठीक है, वीरेंद्र जाऊंगा सर, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार रजत जी अपनी बात रख लें, काफी देर से उनके पास में नहीं गया। रजत जी आप बोलिए। उसकी मुझे तो बहुत ब्रीफ कमेंट करने के लिए आपने बीच में जोड़ा था, बारी तो मेरी बनती है। सर रजत जी का भी सेकंड राउंड में कमेंट नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाइए। सर वीरेंद्र जी दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे। रजत जी आप बोलिए। देखिए पराग जी, आपने अभी ये कहा कि किसान को एमएसपी से ज्यादा
गेहूं का दाम मिला तो किसान ने प्राइवेट जो है वो बेच दी, ये कहना सही नहीं होगा, ये उचित नहीं है। सरकार खरीद नहीं कर रही थी लंबे समय से, आड़ती को ही किसान ने बेचा है, मजबूरी में बेचा है, एमएसपी से ऊपर नहीं बेचा, एमएसपी से कम ही बेचा है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि अगर सरकार थोड़ा किसान को जो नुकसान हुआ इस बारी 400-500 का बोनस दे देती तो सरकार का स्टॉक बढ़ जाता। अगर आप पिछले 7-8 साल का देखें तो इस बार सबसे कम जो सरकारी जो प्रोक्योरमेंट हुई है, सरकार ने 178.1 लाख टन, जो कि सबसे कम है, और उत्पादन अगर हम 21-22 का देखें तो 1113 लाख मीट्रिक टन, तो पिछले साल का मैं बता रहा हूं। तो उत्पादन किसान करता जा रहा है, अपनी मेहनत से करता जा रहा है, कोरोना काल में भी किया, उत्पादन में किसान की कोई कमी नहीं है। सरकार के स्टॉक जो है वो गिरते जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो हाईएस्ट रहा है 77.55%, जो कि सबसे ज्यादा हमने पिछले साल से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। देखिए, कह देना आसान होता है कि हम इन्होंने जो बैठे हैं अर्थशास्त्री जिन्हें आप कह रहे हैं कि अगर आप वीट की जगह पैडी और दे दीजिए, पीयूष गोयल जी ने भी ऐसा ही कहा कि किसान जो है वीट की जगह ना पैडी और लगाना शुरू कर दे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं पैडी मत लगाइए, तो भाजपा के नेता पीयूष गोयल की बात माने या हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात माने, वो तो कहते हैं पैडी मत लगाओ, मैं आ जाऊं जी, पीयूष गोयल जी कहते हैं पैडी लगाओ, ठीक है सर, पीयूष गोयल जी कहते हैं वो करो। और अगर स्टॉक की कमी हुई है किसी वजह से, पैडी के लिए बोल रहे हैं ये जो बैठे हैं जिंदल साहब, ये बोल रहे हैं पैडी और दे दो, और उसी के विरोध में भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है केंद्र को कि हमें पैडी नहीं चाहिए, हमें वीट का स्टॉक ही दीजिए। सर, आप थोड़ा सा इसको वीरेंद्र जी से थोड़ा मैं समझ लेता हूं। वीरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं सर सभी की बात का, उसके बाद आकाश जी आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, कुछ चीजें सीधे सीधे राजनीति वाली हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस और उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही किसानों के हितैषी हैं, या कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई किसानों के हितैषी पार्टी नहीं है जी। और किसान 1.5 साल आंदोलन क्यों करते अगर भाजपा किसान के हित में खड़ी होती? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और पूछना भी क्यों, मैं तो बताना ही इनको चाहता हूं, इनको आईना दिखाना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी किसान हितैषी पार्टी होती तो किसान आंदोलन की जनक, समर्थक, उसका पोषण करने वाली पंजाब की कांग्रेस का पंजाब से सफाया नहीं होता जी। किसान आंदोलन करने वाले किसान हितैषी होते और पंजाब के किसानों को किसान आंदोलन चलाने वाले राजनीतिक लोग बहुत अच्छे लगते, तो पंजाब में किसान आंदोलन के सारे नेताओं की मतदाता के हाथों धुनाई नहीं होती। अगर कांग्रेस देखिए मुझे मेरी बात कहने दीजिए, इनको रोक लीजिए भाई। अगर रुक जाओ मेरे मित्र, रुको, ऐसे नहीं, मेरी बात पूरी होने दो, ऐसे नहीं मैं करने दूंगा, ऐसे नहीं, मेरी बारी में कैसे बोल सकते हैं? तो ये मेरी बारी में कैसे बोल सकते हैं? ये मेरी बारी में कैसे बोल रहे हैं भाई? तुम्हारा हाल क्या हुआ? चलिए आकाश जी, सर आप लोग की बात कांग्रेस के ये इनकी बारी में फिर मैं बोलूंगा, ठीक रहेगा क्या? ठीक है, नहीं अपनी बारी पर ठीक, ललित जी ये अपनी बारी का ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा आकाश जी इंतजार कर रहे हैं, आकाश जी इंतजार कर रहे हैं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। प्लीज दरख्वास्त कर रहा बीच में भी बोलेंगे और फिर इनको रोक क्यों नहीं पा रहे? चलिए ठीक है, नागर साहब प्लीज थोड़ा सा चलिए ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। चौहान साहब कंप्लीट करिए फटाफट, उसके बाद आकाश जी आपके पास। कंप्लीट कर दूं, अगर कांग्रेस बहुत किसान हितैषी होती, अगर भाजपा बीच में मत बोलो भाई, क्या दुर्दिशा हुई? ठीक है सर, आऊंगा सर, प्लीज सर, प्लीज मुद्दे बताइए, प्लीज आऊंगा। क्या हाल हुआ? चलिए ठीक है, हमारी वहाँ पे सरकार, ठीक है नागर जी प्लीज, वहाँ पे खिलाफत हो, लेकिन तुम्हारा तो क्या हो गया इनको? ठीक है सर, चलिए आऊंगा, प्लीज सर, दरख्वास्त कर रहा हूँ सर, प्लीज समय खराब होता है, प्लीज सर, ऐसे समय खराब होता है। चौहान साहब कंप्लीट करिए फटाफट, आकाश जी आ रहा हूँ आपके पास। अगर कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी होती तो इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद पांचों के पांचों राज्यों में जो आम चुनाव हुए, कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकती नहीं देश की जनता, उन राज्यों की जनता। एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, बीच में दखल मत दीजिए आप। इनको पांचों राज्यों में किसानों ने भी हराया, दुकानदारों ने भी हराया, व्यापारियों ने भी हराया, कर्मचारियों ने भी हराया।
तो ये कोई पैमाना नहीं है। दूसरी बात, एक जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, झूठ प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसान का गेहूं नहीं खरीदा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि किसान का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए देश में इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक परचेज सेंटर थे, हरियाणा में अधिक केंद्र बनाए गए थे और पिछले सालों की तुलना में बेहतरीन ढंग से किसान के गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई। अब जबरदस्ती आप किसान को अपना गेहूं की सरकार को बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है सर। किसान एक मिनट, किसान मंडी में बेचे या किसी व्यापारी को बेचे या स्टॉक करे, इसकी आजादी किसान की है। हम किसान की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हमने किसान के साथ जबरदस्ती नहीं की। अगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसान बहुत सुन रहे होंगे इस समय, क्या कोई किसान अगर उसको मंडी में बेचने में फायदा है, मंडी से मंडी जितना प्राइस कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं दे रहा, समर्थन मूल्य से कम अगर बाजार में गेहूं बिक रहा है। चलिए ठीक है सर, इसको और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा आकाश जी से मैं समझ लेता हूं सर, प्लीज सर, अभी और भी लोग हैं सर, इतना समय मैं नहीं दे सकता, प्लीज आप मुझे बीच में सब टोकते रहेंगे, मैं बात सर अभी लौट कर आऊंगा सर, मुझे एक साहब आऊंगा सर, प्लीज एक सर, ऐसे समय खराब होगा, ऐसे सिर्फ समय खराब होगा सर। एक वाक्य मुझे कहने दीजिए, चलिए छोटा सा प्रश्न, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या कोई ऐसा किसान होगा जो मंडी में मिल रहे समर्थन मूल्य को छोड़कर कम दाम पर किसी व्यापारी को अपना इसी को आकाश जी से मैं समझूंगा, ठीक है, आकाश जी से हम किसान के पक्ष में खड़े हैं, किसान का अनाज आज भी खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, ये भ्रम फैलाने वाले लोग। ठीक है, आकाश जी चौहान साहब ये कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था पहले से बेहतर की थी, ज्यादा केंद्र थे, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्य से कम खरीद। इस पर आपका पॉइंट क्या है, और आप अपनी बात जो रखना चाह रहे थे उसको रखिए सर। आकाश जी देखिए, सबसे पहली बात, मुद्दा किसान का है तो मैं पूरी तरह मानता हूं, किसान अन्नदाता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इनकम डबल होनी चाहिए, उसको बेस्ट प्राइस मिलनी चाहिए। और आज तक की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसान को जो उसका हक है हमारे अन्नदाता का, उसे नहीं दिया है। दूसरी बात आ जाती है प्रोक्योरमेंट की, और उससे पहले एक्सपोर्ट को लेके जो बहुत बड़े सवाल खड़े किए गए हैं, आई थिंक अभी तक उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। अभी मैंने जब ब्रीफ समय मिला था तो बताया था, अभी आपको करंट अपडेशन दे दूं, 79.11 रुपीज चल रहा है डॉलर। अब बहुत से लोग ऐसे हैं देश में जो क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को कि आज जो है इस सरकार के होते हुए डॉलर इस रेट पहुंच गया। तो अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रुपये कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है, तो ऐसे में सरकार के सामने क्या ऑप्शन है? एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि सरकार उस टाइम अगर वीट एक्सपोर्ट करती है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही, करेक्ट, टाइमली डिसीजन था। बिकॉज हमें फॉरेक्स की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है, जिससे वो डीजल आएगा जो मेरे अन्नदाता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेट्रोल आएगा जो हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरत है, जिसपे जो है खाना आना है, सब्जी आनी है, दूध आना है। तो आई थिंक दैट वाज अ टाइमली डिसीजन। अब दूसरी बात, वही बात जो है हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन कम हुई है, ये चीज भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। उसके बाद एक्सपोर्ट को लेकर जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, वो भी टाइमली फैसला था। लेकिन साथ ही साथ मेरे हिसाब से किसानों के लिए तीनों ऑप्शंस ओपन जरूर रहनी चाहिए। एमएसपी अपनी जगह है, ओपन मार्केट सिस्टम अपनी जगह है, और उसके साथ साथ एक और स्कीम जो एक और स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की थी, भावांतर भुगतान योजना। आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग विच शुड बी इन प्लेस, ताकि अगर हमारे अन्नदाता को प्रॉपर उस तरह का रेट नहीं मिलता तो जो भाव अंतर है, जो डिफरेंस है, वो गवर्नमेंट पे करे, ताकि गवर्नमेंट के पास प्रोक्योरमेंट भी रहे और किसानों को एडिक्वेटली हम कंपनसेट भी कर पाए और कंट्री के अंदर डेफिशिएंसी ना रहे। और एक और चीज, अभी पॉलिटिक्स बहुत हो गई, ये डिस्कशन भी होना चाहिए कि किसान भाइयों की उपज, उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन चल रहे हैं, बट आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि किसानों का यील्ड, आउटपुट कैसे बढ़ाई जाए। क्या किसी राजनीतिक मित्र ने, जो मेरे बैठे हुए यहाँ पे आए हैं, हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल पार्टीज, इसके ऊपर रिसर्च की है कि बाकी कंट्रीज में यील्ड इतना ज्यादा क्यों है?
हमारे यहाँ यील्ड इतना कम क्यों है, आई थिंक उसके ऊपर भी सीरियस रिसर्च होनी चाहिए। उससे क्या है, हमारे अन्नदाता की कमाई भी बढ़ेगी, हमारी फूड डेफिशिएंसी भी कम होगी, साथ के साथ एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आएंगे। और जो एक बहुत अच्छा लक्ष्य रखा गया है किसान भाई की इनकम बढ़ाने का, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, किसान भाई की, अन्नदाता की इनकम बढ़ाना ना सिर्फ हमारी सोशल ड्यूटी है, पर इकोनॉमिकली भी हमें सेंस मेक करता है, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं होगा देश की इकोनॉमी नहीं चलेगी। देश की इकोनॉमी गांव से मंडी, मंडी से शहर, फिर नेशनल कैपिटल पे आती है, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आती है। तो आई थिंक इसके ऊपर सीरियस रिसर्च होनी चाहिए। और मेरी तो ये प्रार्थना रहेगी सबसे कि एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस के अलावा कुछ ऐसी बातें भी कर ली जाएं जो किसान भाइयों के हित में, उसका यील्ड बढ़ाए, उसकी कमाई बढ़ाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ किसी भी फूड आइटम की, किसी भी फूड ग्रेन की डेफिशिएंसी क्यों ना हो, मेरे मित्र बात कर रहे थे कि व्हीट और राइस में से, मैं तो कहता हूं व्हीट और राइस में से चॉइस होनी चाहिए। पीडीएस में हम क्यों ना वो स्टेप लें दैट देयर शुड बी अ चॉइस फॉर द पीडीएस वेदर ही वांट्स व्हीट और राइस। क्यों हम उस तरफ नहीं सोचते, क्यों हम उस डायरेक्शन में अपना दिमाग नहीं लगाते? ठीक है सर, रजत जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद नागर साहब आपका पॉइंट पे लूंगा। बिल्कुल चॉइस ही थी जो वीट मांगा है ना, वीट की कमी हो रही है। ये जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, इन्होंने चॉइस से ही मांगा है कि वीट कम ना कीजिए। दूसरा, अभी इन्होंने कहा, कोई अपनी साइट बताई जिसका ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, यूक्रेन की और जो वॉर हुई है, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हो गया। अरे जब से आपकी सरकार बीजेपी की आई है तभी से डॉलर तो फिसलता ही जा रहा है। डॉलर मजबूत कब, अपना रुपया मजबूत कब हुआ है? आज रुपया तो बांग्लादेश की करेंसी, सॉरी भूटान की करेंसी से भी नीचे गिर गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी ये जब बेचेंगे, क्या किसान की जो उपज है एक्सपोर्ट करेंगे, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है कि जब एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारी, अगर आप कह रहे हैं यील्ड की, तो यील्ड तो हमारी सबसे ज्यादा 1113 लाख मेट्रिक टन हुई है, यील्ड तो किसान की बढ़ती जा रही है। दूसरा, आपने कहा कि उनको जब एक्सपोर्ट करेंगे अनाज, उससे डीजल आएगा, उससे सारा कुछ चलेगा। क्या डीजल अभी आना शुरू हुआ है? अब आपको क्या लगता है, डीजल तो कब से आ रहा है? जब से हिंदुस्तान था तो डीजल, सिर्फ इससे डीजल आएगा, किसान की एक्सपोर्ट आएगी, तब हम फॉरेक्स करेंगे। आपको वही तो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेन पॉइंट है। जब किसान का नुकसान हुआ, अगर 400-500 रुपए बोनस सरकार दे देती, 1000 रुपए सरकार कमा सकती है, किसान के उद्योगपति मित्र कमा सकते हैं सरकार के, जो जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उन्होंने तो बिना मैन्युफैक्चरिंग के, अरे मैं बता रहा हूँ 3500 रुपए के आसपास बिका है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सर, अब चूंकि समय भी कम बचा है मेरे पास। हाँ ठीक है सर, वीरेंद्र जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप 400-500 किसान को बोनस दे देते, ठीक है, तो एक चलिए इसको लेकर जाऊंगा, इसको लेकर चौहान साहब के पास जाऊंगा, लेकिन नागर साहब ठीक है, फायदा किसान को भी हो जाता। ठीक है। और वीरेंद्र चौहान जी ने, बस 10 सेकंड दूंगा आपके, वीरेंद्र चौहान जी ने 2 बार कहा कि किसान ने संकट की वजह से स्टॉक कर लिया हो, किसान का नाम लिया। किसान स्टॉक नहीं करता है, किसान को तो टेंशन रहती है कि कब बरसात आके उसकी मंडी में फसल खराब हो जाए, तो जल्दी से जल्दी बेचने की और पैसे लेने की होती है। आड़ती का उधार चढ़ा होता है उसके ऊपर, तो किसान स्टॉक नहीं करता, खाने की जरूर अपना साल भर का, ठीक है, इसको लेकर वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा, इसको लेकर वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा सर। ठीक है सर, लेकिन नागर साहब अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर, उसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अभी तक हम लोग जिंदल साहब को एक अर्थशास्त्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन पिछला जब मैंने इनका वक्तव्य सारा सुना है, कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल अर्थशास्त्री की बजाय ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी के बचाव में आप बात कर रहे हैं। मेरे से पहले भी हमारे इनेलो के साथी कह चुके हैं, आपने कहा कि केवल जब से यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से ये हमारा डॉलर बढ़ गया। ये तो सरकार 2014 में बनी थी, तभी से डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप उस बात को भी कहिए ना, अर्थशास्त्री हैं आप। दूसरे नंबर पे आपको नहीं पता कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खरीद का एक अमाउंट होता है वो केंद्र सरकार ने घटा दिया। जो एफसीआई को जो खरीद करनी चाहिए थी बजट, वो इन्होंने कम कर दिया। आपने देखा नहीं, मंडियों के बाहर, मंडियों में एक एक हफ्ता
हफ्ता 10-10 दिन किसान पड़े रहे थे। ठीक है, किसानों को भाव नहीं मिल रहे थे। हमारे साथी ठीक कह रहे हो। अगर उस पे एमएसपी दे देते, 400-500 रुपए का और फायदा दे देते तो सारा अनाज खरीदा जाता। गेहूं की दुर्दिशा हुई। जब गेहूं की दुर्दिशा हुई तो प्राइवेट लोगों ने वो खरीद लिया। इतना खरीदा ही नहीं जितना खरीदना चाहिए था गवर्नमेंट को। प्राइवेट लोगों ने खरीद के अपने पास डाल लिया। इस वजह से ये गेहूं की कमी पड़ रही है। ठीक है, ये पॉइंट है। वीरेंद्र, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अब जिंदल साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके लिए कि बार बार आप डीजल और पेट्रोल की किससे तुलना कर रहे थे। डीजल और पेट्रोल तो ये भाजपा पार्टी ये कहती थी कि 35 रुपए और 40 रुपए डीजल दे देंगे। आज इनको शर्म आनी चाहिए कि 100 रुपए के पार डीजल और पेट्रोल जा रहा है। कहां मुंह दिखाते हैं ये, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। आपकी इस रदाली के बावजूद, आपके इस रोने धोने के बावजूद किसान हमारे साथ बोलिए। आप लोग ये सोचिए। ठीक है सर, आप पेट्रोल डीजल छोड़िए सर, चलिए उसी मुद्दे पर आइए सर। ठीक है, देखिए, एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता नागर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि अगर इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और इनकी पार्टी किसान हितैषी होती तो किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन आयोग भी कहते हैं, उसकी सिफारिशों पर 7 साल कुंडली मारकर बैठे नहीं रहते। मनमोहन सिंह जी को उनको लागू करने के लिए मना लेते। आप जब रुको, फिर ये बीच में बोले, देखिए ये नहीं, एक मिनट रुक जाओ, रुको मिस्टर नागर, दिस इज नॉट द वे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, आपके जवाब की बारी आएगी तब दे लेना। रुको नागर जी, क्यों आपके अरे रुक जाओ मिस्टर नागर। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। नागर साहब, क्या बदतमीजी है भाई। ठीक है, हमने दिया। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। देखिए ये बोल चुके हैं मिस्टर नागर, दिस इज नॉट द वे। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। मेरी पार्टी के जो अध्यक्ष, आपने वो बिंदु उठाया, उसी का जवाब दे रहा हूं। मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हीं के प्रयासों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की केंद्र सरकार ने। 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी की व्यवस्था भारत में हुई। तो मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेताओं के संघर्ष, हमारे नेताओं की योजना, हमारे नेताओं की रणनीति के कारण वो लागू हुआ है। नहीं, क्या बोलोगे आप 7 साल कुंडली मारकर बैठे रहे। देखिए बीच में ये क्यों बोल रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ। देखिए नागर साहब, सुन लीजिए, नागर साहब मुझे पूरा करने दीजिए। नागर साहब झूठ मत बोलिए। नागर साहब, एक तथ्य बताना चाहता हूँ आपको मैं, आप झूठ बोलते हैं टेलीविजन पर। नागर साहब, मिस्टर नागर, आप टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलते हैं मिस्टर नागर। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। मेरी बारी में, ठीक है वीरेंद्र जी, मेरी बारी में नागर साहब ना बोले, मैं केवल इतना बता रहा हूँ। नागर साहब, बाकी लोग के पास भी जाना। नागर साहब, नहीं, आप सरासर अरे फिर ये बोल रहे हैं यार, इनको रोक लो प्लीज। ये हम क्यों नहीं मिस्टर नागर, ये आपकी बात तो सुनते ही नहीं लोग ना, क्योंकि आप झूठे हो। लोग अगर आपको सुनते, नकारे नहीं जाते, कहीं नहीं हो आप, 3 में नहीं, 13 में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। नागर साहब, एक मिनट सर, प्लीज सर, सभी से इनको मुझे पूरा नहीं करने दे रहे ना। ये नहीं सर, नहीं दे रहे। प्लीज सर, मुद्दे पर आइए। किसानों को मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। किसान की बात कर रहा हूँ, मिस्टर नागर को रोक लीजिए। प्लीज समय खराब होगा, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए इनको। ठीक है, जिनके ठीक है नागर साहब, ठीक है सर, पूरा ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी कंप्लीट कर दीजिए फटाफट। ठीक है वीरेंद्र जी कंप्लीट इनको रोके रखिए, मैं कंप्लीट करूंगा। मिस्टर नागर के नेता की अगुवाई में जो सरकार चलती थी, उनकी अगुवाई में जो कमेटी छोड़िए ना, अभी आइए सर प्लीज। मुझे आप नहीं बोलने दे रहे सर, प्लीज। ये क्या हो रहा है प्लीज, समय खराब हो रहा है सर, ऐसे समय खराब हो रहा है सर। 8 वर्ष हो गए, समय खराब हो रहा है सर। भाषण देते हैं जैसे आप विपक्ष में हो। ठीक है, कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पराग इनको रोक पाएंगे।
अरे गुरु चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है आकाश जिंदल जी आपके पास आ रहा हूँ फाइनल में बहुत जल्दी से आपका। चलिए आप समय नहीं है सर, प्लीज अरे भाई, प्लीज आप सर, से रुकने नहीं, मेरी बात प्लीज करने सर, नहीं समय नहीं है आप। देते। आकाश जिंदल जी, आकाश मेरी- जिंदल जी, मेरी बारी, आकाश जी से पहले मुझे मेरी बात सर करनी है। आप क्यों नहीं सर, करिए? आप पर्सनल कमेंट करेंगे, आप ये इनको निजी रोक लड़ाई नहीं नहीं है है। सर, ये निजी लड़ाई नहीं है, जो नहीं, मुद्दा है नहीं, उस पर हम पराग- पराग में जो किसी- मुद्दा है पराग ये तरीका ठीक नहीं। मेरी बात सर, पूरी होने जो को मुद्दा पहले उस पर है ना, फिर पराग आप मेरी- मुद्दे से भटक रहे हैं तुम्हें- सर, वो आपको उकसा रहे हैं, आप भटक रहे हैं पराग सर, वो पराग आपको रुकिए। उकसा रहे हैं, आप भटक रहे हैं सर। पराग बीच में नहीं प्लीज। बोलेंगे आप। पराग सर, जिसने- वो आपको उकसा रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, पराग- ऐसे समय पराग खराब होगा, वो ऐसे व्यक्ति समय खराब एक होगा। व्यक्ति पराग उनको रोकिए आप पहले। ठीक है नागर साहब, मुझे प्लीज मेरी सर, बात आकाश कहने जी दीजिए। माफ कीजिए, चौहान साहब प्लीज सर, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए क्योंकि अब समय नहीं है मेरे पास। आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, ये भी बीच में ना बोले। मुझे सर 10 से केवल 10 15 सेकंड सेकंड आपको दे रहा हूँ, आखिरी समय पर 10 सेकंड नहीं, आप आप कैसे बीच में नहीं बोलेंगे, नागर लेकिन साहब आऊंगा, रोकिए इस व्यक्ति को। बात नहीं रखें नागर क्या? साहब आऊंगा सर, बीच में नहीं ये आदमी बोलूंगा। बदतमीज है क्या? अगर हम इन्हीं की बात सुनेंगे नागर साहब आपकी तो बारी क्या पर फायदा? मेरे आपकी हिस्से बारी का पर आपको समय मौका दिया। पागलपन की हद है ये तो। नागर साहब हम आपकी इनके बारी पर झूठ आपको सुनने मौका के दिया लिए मैंने। आए हैं। नागर ये साहब तो आपकी बारी पर ये आप पागलपन समय की खराब हद कर है रहे भाई। हैं, जवाब आप देने के समय खराब लिए कर रहे हैं सर, ये सिर्फ पागलपन समय की खराब हद कर रहे है। हैं, आपको सिर्फ समय खराब कर रहे हैं मुझे सर। 15 क्या सेकंड दे किया दीजिए, मेरा आपने, हक है। बताइए। 15 8 सेकंड वर्ष मेरा हो गए हक है। आपको सत्ता में इस व्यक्ति को रोकिए, ताला लगाइए इसके जुबान पर। 50 का हो गया, डीजल पेट्रोल उसको बोलते रहते हैं। मुझे प्लीज दो सर, वाक्य कहने प्लीज। दो भाई। नागर साहब मुझे प्लीज कहने ऐसे दो। मुझे सर। एक सच बोलने दो भाई। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि ये चलिए ठीक है सर, प्लीज नागर नहीं, साहब। मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। चौहान साहब नहीं नहीं, ये गलत है सर। चौहान साहब मेरी कंप्लीट बात कर तो लीजिए होने दीजिए फटाफट। ना। चौहान साहब कंप्लीट मुझे करिए सर, अब समय नहीं है, प्लीज कंप्लीट करिए चौहान साहब। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और हरियाणा में आने के बाद हिंदुस्तान के किसान को स्वतंत्र भारत में पहली बार लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था ठीक हुई है, है। ठीक है। ये सच है कि नहीं? नागर साहब आऊंगा। ये कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। ये 7 साल उस रिपोर्ट पर चलिए ठीक कुंडली है आकाश मारकर जिंदल जी बैठे फाइनल थे। कमेंट, ठीक है ठीक है प्लीज सर। आकाश जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सर, प्लीज सर। अब जो चौहान साहब आप इन्होंने नहीं सर, वीरेंद्र जी जो ये आप कर वीरेंद्र जी आप सकते नहीं, थे, प्लीज किया सर, नहीं। आकाश जी फाइनल कमेंट आप फाइनल अभी सर। मुझसे एक मेरे मित्र ने सवाल पूछा था। हाँ, नागर साहब ने मैंने सवाल उठाया था आपके बेसिस पे कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स चाहिए डीजल और पेट्रोल के लिए। मैं 1991 में वापस लेके जाना चाहूंगा उनको। उस समय फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि हिंदुस्तान को अपना सोना प्लेज करना पड़ा था। 2 हफ्ते का पेट्रोल डीजल हमारे पास रह गया था। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व की कृपया किसी तरीके से आप अहमियत या इंपॉर्टेंस को कम करके ना आंकिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे ठीक है। कांग्रेस पावर में हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ। फॉरेक्स रिजर्व किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व की वजह से ही हमारे इंपोर्ट हो पाते हैं। ठीक है। और आज 75 to 80% फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी जगह है। ठीक आई है। रिस्पेक्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक बट है। डोंट मेक दिस स्टेटमेंट हाँ। दैट फॉरेक्स रिजर्व्स ठीक है। आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। ठीक है, नागर साहब, ठीक है। लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य चलिए नागर देने साहब बहुत वाली जल्दी से फाइनल सरकार नागर साहब बहुत जल्दी उस से पर नागर साहब, सवाल उठाते हैं वो जिन्होंने 7 नहीं सर, साल चलिए अब समय नहीं है स्वामीनाथन मेरे पास, की बहुत शुक्रिया सर, अब समय नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए माफी चाहूंगा सर, अब समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि लगातार गेहूं के निर्यात को रोक लगाने की बात सामने आई, उसके बाद आटा मैदा को रोकने की बात अब अगले सप्ताह से यह भी लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने सवाल उठा रही है और यह पूछ रही है कि अगर उत्पादन ज्यादा है तो क्यों एफसीआई के पास स्टॉक की कमी लगातार हो रही है और क्यों देश में संकट गहरा रहा है। हालांकि बीजेपी या सरकार की बात करें तो वो अपने अपने तरीके से इन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल संकट नहीं है और ऐसी स्थिति और ऐसा संकट देश में आने भी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।